कर्नाटक में हाल ही में हुए बल्दिया इंतखाबात और इसके नताइज के बाद कांग्रेस लगातार एआईएमआईएम पर निशाना साध रही है। हाल ही में कांग्रेस के तर्जुमान ने एआईएमआईएम पर इल्ज़ाम लगाया है कि एआईएमआईएम सिर्फ बीजेपी के हक में काम कर रही है। इस पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम के कर्नाटक के तर्जुमान जिया नुमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांग्रेस खुद को सेकुलर कहना छोड़ दे। हम तो सेक्युलर फोर्स के साथ हैं। कांग्रेस कब से सेक्युलर हो गई? ये सवाल तो कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म की भाषा क्या है, क्या परिभाषा देना चाहते हैं वो। देखें, आए दिन कांग्रेस वाले ऐसा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और पहले तो हम आपको साफ कर दें कि हमारी पार्टी संविधान के लिए और मुल्क के अवाम के लिए काम करती है। उसमें भी हम जब अवाम कहते हैं तो हम सिर्फ अवाम के लिए काम करते हैं, हम किसी तबके के लिए काम नहीं करते। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो दलित्स हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। और कांग्रेस का ये कहना कि हम बीजेपी के साथ काम करते हैं, इनडायरेक्टली कांग्रेस के एमएलए, आज आपने न्यूज़ भी सुना होगा, कुछ 20 एमएलए वापस आना चाह रहे हैं। तो ये तो आए दिन अपना पार्टी बदलते रहते हैं। तो कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है वो आवाम फैसला करेगी और वो जानती भी है। अगर आप खुसूसन ये जानना चाह रहे हैं कि एक कोई स्पोक्स पर्सन है इनके और उन्होंने कुछ बात कही थी, तो हमारा उनसे यही सवाल है कि चन्नपटना में 2013 में इंतखाबात हुए थे और सादात साहब इनके कैंपेन जो लड़े थे वहाँ से चुनाव, तो उसके अंदर वो 10,000 वोट से हार गए थे। हम लड़े थे क्या? 10,000 वोट से कम ही उनका कम आया था। तो हम लड़े थे क्या वहाँ पर कभी 2013 में? यहाँ पे कर्नाटका में बीजेपी की सरकार बन गई, हम कभी चुनाव लड़े थे क्या? हम नहीं लड़े तो कैसे बन गई? उस टाइम पे हम नहीं थे ना। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं जो आप जैसे शरीफ लोगों को और हमारी आवाम को बहलाने के लिए और गुमराह करने के लिए बोली जाती हैं। हम इससे बिल्कुल भी कोई, हम उसका जवाब देना भी जो है ज़रूरी नहीं समझते और हम आवाम के बीच में काम कर रहे हैं। हम इश्यूज़ उठाना चाहते हैं कि आपने वादा किया था 300 करोड़ का सिद्धारमैया जी ने माइनॉरिटी फंड का, उसका क्या हुआ? हम इशू उठाना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में आप हमारी ज़मीनें खा गए, हमें आपने मोहताज बना दिया, भिखारी बना दिया हमारी कौम को आपने, उसका क्या हुआ? हमारे वो इश्यूज़ हैं। हमारे दलित भाइयों का आपने SC/ST एक्ट जो है वो पूरा आप ख़त्म कर गए, हमारे वो इश्यूज़ हैं। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर UAPA कानून पर कांग्रेस ने साथ क्यों दिया? आज जब हमारे बच्चे अरेस्ट होते हैं तो इनको शर्म नहीं आती? ये दोगले लोग पार्लियामेंट में जिस कानून को इन्होंने पास करवाया था, हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में पड़े हुए हैं। डीजे हली फसाद में जितने बच्चे UAPA के अंदर फंसे उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। यदि कांग्रेस ने ये कानून लाया नहीं होता तो आखिर हमारे बच्चे फंसते क्या वहां पर? हम ढूंढ रहे हैं वहां पे लीगल हेल्प के लिए और फिर ये लोग आकर बाहर नाटंकी करते हैं। हमारे ये इश्यूज हैं, ताकि अवाम इस इश्यूज को पकड़े ना और उसको गुमराह कर पाए, ये हम पर जो है फालतू की ऐसे आरोप लगाते रहे। कांग्रेस के पास वोट बैंक बचा है सिर्फ मुस्लिम्स का। कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है और वो मुस्लिम्स को डरा के अपने पास रखे हुए हैं। और डराते कैसे हैं? ऐसी चीजों से डराते हैं। कांग्रेस अगर वाकई सेक्युलर है तो कांग्रेस का हक बनता है जाके दूसरी कम्युनिटी को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाए, हमारी कम्युनिटी को निचोड़ कर डराना बंद कर दे। तो कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस साफ देख रही है कि हम अपना माइनॉरिटीज का और दलित्स का इश्यूज हम उठा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बिहार देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, भले ही हम वहाँ पे इलेक्शन हार गए पर हमारा वहाँ पे वोट परसेंटेज था। हार जीत इंशाल्लाह लगी रहेगी पर हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर ED और इनकम टैक्स के रेट्स होते हैं लेकिन ओवैसी साहब के ऊपर नहीं होते हैं, क्या वजह है? राहुल गांधी का घर तोड़े क्या? कल हमारे सदर साहब का घर जो पार्लियामेंट है वहां से 8 मिनट की दूरी पर है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो पुलिस स्टेशन है वहां से 2 कदम दूरी पर है। हमारे सदर साहब का घर तोड़ा जाता है, इनके घर पे कोई क्यों नहीं आता? इनके लीडर तो जाके बीजेपी वालों को शादी का अपने बच्चियों का तोहफा देते हैं। आप आए दिन देख लीजिए, मैं आपको दिखा सकता हूं इनका सबसे बड़ा लीडर बीजेपी का झंडा लेके खड़ा था। ये क्या बात कर रहे हैं? ये हालिया दिनों में जो लोकल बॉडी से इंतखाबात हुए हैं उसमें एमआईएम पहली बार खाता खोलने में कामयाब हुई है, आगे क्या प्लानिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और कर्नाटका में बैंगलोर में शरीफुद्दीन साहब, हमारे के पूना शरीफुद्दीन साहब की सदारत में जो काम कर रही है मजलिस, वो लोगों को पसंद आ रहा है और ये उसका नतीजा है कि लोगों ने हमें एक मौका दिया है। इस मौके को हम पूरी तरह से अपनी जानो जान लगा देंगे और जो इश्यूज़ हैं, पहले जो पॉलिसी बन गई है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर जो घोटाला हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर ये वही पार्टीज़ हैं जिन्होंने रूल किया,
चाहे वो जेडीएस हो चाहे कांग्रेस हो, एक एक पैसा जो इन्होंने खाया उनका गला पकड़ के निकालेंगे। और ये काम करने के बाद इंशाल्लाह अगर आवाम हमें फिर मौका देगी, हम फिर आवाम के लिए काम करते रहेंगे। अभी तो बीबीएमपी के इंतखाबात आने वाले हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है? चूँकि हुबली में कामयाबी मिली है, बेलगाम में भी एक सीट आई है, लेकिन वहीं गुलबर्गा में जो है खाता खुलने से रह गया, क्योंकि गुलबर्गा में बहुत दिनों से काम चल रहा था, तो पार्टी को वहाँ नाकामी देखने को मिली है। उसकी क्या वजह है और जो कामयाब मिली है उसकी क्या वजह है? देखिए, गुलबर्गा के अंदर हमारा बहुत स्ट्रांग कैडर है। इलेक्शन आप भी जानते हैं कि जीतना और हारना एक अलग चीज़ है और आवाम का दिल में मोहब्बत होना एक अलग चीज़ है। इलेक्शन में एक अरिथमेटिक आता है, हमारा रूट कॉज एनालिसिस किया गया है। गुलबर्गा के अंदर जो हमसे कमियां हो गई वो हमने देखा। एक मेजर चीज़ जो गुलबर्गा में निकल कर आ रही है वो ये है कि हमें हराने के लिए कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया बीजेपी के लिए। यही काम वो बैंगलोर में भी करते हैं। बैंगलोर में उनके बड़े बड़े लीडर हैं, एमएलए वो लड़ते हैं और एमपी के लिए वो अपना वोट ट्रांसफ़र कर देते हैं। वरना जो इनका बैंगलोर सेंट्रल से जो लड़ा था, आप उनसे जाके पूछिएगा, अगर वो सच्चे होंगे तो दिल से बताएंगे, पूरा का पूरा उन्हीं के खास आदमी ने ट्रांसफ़र करवाया बीजेपी को। ये काम हमारे साथ गुलबर्गा में हुआ। आप वहाँ की आम जनता से जाकर पूछिए, वो खुद परेशान है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो इंशाल्लाह अगली बार हम इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। हम सीधी साफ सुथरी जो है पॉलिटिक्स करने आए हैं। हमें ये सब नहीं पता था कि इस तरह से वो गंदी चाल चलकर आपस में एक ही बेड पर सोते हैं। हमें इस बार इंडिकेशन मिला है, बैंगलोर में इस तरह का कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। अच्छा, जो सदर साहब के घर पर जो हमला हुआ है दिल्ली में, इसे लेके पार्टी के वर्कर्स क्या सोच रहे हैं? पार्टी के वर्कर्स में बहुत गुस्सा है। हम यहाँ पर अगर एक थप्पड़ खाने नहीं आए हैं, अगर हमें कोई एक थप्पड़ मारता है, हम सेल्फ डिफेंस में अपना एक थप्पड़ मारने की भी ताकत रखते हैं। इंशाल्लाह अगर वो ज़रूरत पड़ेगी हम वो भी करेंगे और संविधान हमें उसका इजाज़त देता है, हम सेल्फ डिफेंस करेंगे। पर सदर साहब ने सब्र करने को बोला है। सदर साहब ने हमसे कहा है कि पूरा का पूरा जो हमारा यूनिट है पूरा इंडिया में, वो सब्र करे और अल्लाह से मदद मांगते हुए लोगों के बीच काम करे। अगर हम शहीद भी हो जाते हैं इसमें तो कोई बात नहीं है, एक दो पत्थर पड़ने से हमें परेशान नहीं होना है। सिर्फ ये वजह है कि हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किए और हम लोगों के इशूज़ पे काम करना चाहते हैं, ना कि सदर साहब के इशूज़ पे। सदर साहब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अल्लाह ताला उनका साथ देगा। अच्छा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने एक और बात कही थी कि एमआईएम को सेक्युलर फोर्सेस के साथ में लड़ना चाहिए, मतलब साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो एमआईएम को, तो एमआईएम जो है कहीं ना कहीं सेक्युलर ताकतों को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या दीगर पार्टी हो। पर हम तो सेक्युलर फोर्स के साथ हैं। कांग्रेस कब से सेक्युलर हो गई? ये सवाल तो कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म की भाषा क्या है, क्या परिभाषा देना चाहते हैं वो? यही परिभाषा है क्या कि मुसलमान जो है वो यूएपीए के अंदर जाए? यही परिभाषा है क्या कि राजीव गांधी बाबरी मस्जिद को दरवाज़ा खुलवाते हैं और फिर वहाँ पे मूर्ति रखवाते हैं, फिर बाहर आके जय श्री राम का नारा लगा के जाते हैं, और आज वो कांग्रेस कहती कि बाबरी मस्जिद गलत टूटी थी? तो ये दोगले लोग सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म ये है कि मैं अपना धर्म निभाऊंगा और ये सोच के निभाऊंगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना जाऊं। मैं इसलिए नहीं कुछ काम नहीं करूंगा क्योंकि सामने वाला बुरा ना मान जाए। वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो गुलामी है। कांग्रेस ने मुसलमानों को गुलाम बनाया। वो आपसे और मुझसे बार बार ये कहती है कि ऐसा करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा करोगे तो ये बुरा मान जाएंगे। साहब, संविधान बुरा नहीं मानेगा ना, तो सेक्युलरिज्म कहाँ है कांग्रेस का? हमारे साथ सारी सेक्युलर ताकतें हैं। हमारे साथ दलित भाई जुड़े हैं। आप महाराष्ट्र में जाके देखिए, हमारे साथ आदिवासी भाई जुड़े हुए हैं। आप बिहार में जाके देखिए, हमारे पास सबसे नीचे तबके के जो वहाँ पे एरियाज हैं वहाँ पर हमने काम किया है, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे साथ सेक्युलर फोर्सेस हैं और हमारी लड़ाई कम्युनल फोर्सेस से, बीजेपी और कांग्रेस जो भी कम्युनल फोर्सेस हैं इनके साथ है। इंतखाबात में एमआईएम के साथ दीगर मजहब के लोगों के वोट नहीं आते हैं ज़्यादातर, जो है क्योंकि पार्टी के नाम में भी मुस्लिमीन है और ये समझा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए बात करती है। कैसे आप इक़्तिदार में आएंगे, कैसे मुमकिन है? कांग्रेस के जो सबसे बड़े मुस्लिम लीडर होंगे उनको जयनगर से खड़ा करा दीजिए। अगर उनको वोट आ जाएगा तो मुझे बताइएगा। ये हकीकत है। ये पॉलिटिक्स इस तरह की बनाई है कांग्रेस ने, हम उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो डीलिमिटेशन हुआ है वो कैसा हुआ है आप खुद देखिए। डीलिमिटेशन, बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ख़त्म करने की साजिश है। हमारे वार्ड इस तरह बाकी रहे जहाँ पे हमारे वोट कट जाएं, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद कम हो जाए। तो ये चीज़ तो एकदम खुलेआम है। अगर कोई ये कहता है कि ये सच्चाई नहीं है तो या तो वो जानता नहीं इंडिया के हालात को, या पॉलिटिक्स नहीं समझता है, या वो बेवकूफ़ है, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए पॉलिटिक्स से। और मौलाना आज़ाद लड़े थे चुनाव, जामा मस्जिद की दीवारों पे खड़े होकर भीख मांग रहे थे कि आप जो है देश छोड़ के मत जाइए, हमारे बाप दादा की यहाँ कब्रें हैं।
वो मौलाना आज़ाद उस टाइम पे रामपुर से चुनाव लड़े थे। क्यों? क्योंकि वो सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी सीट थी। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की? ये जो आपके आरोप हैं, जो कांग्रेस आप लगा रही हैं हमारे ऊपर, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, ये लोगों को गुमराह करने के हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप बताएं, इस इंटरव्यू में हमने 4-5 मिनट बात कर ली, पर मुद्दे की बात पर हम सिर्फ 10 सेकंड बात कर पाए। मुद्दा क्या है? वक्फ बोर्ड है। मुद्दा क्या है? बाबा बुंदागिरी की वहां पर हमारी पड़ी हुई है, बुदंगिरी की हमारी जो पड़ी है कि उसके लिए गौरी लंकेश की जान चली गई, उसका क्या हुआ? मुद्दा ये है। मुद्दा ये कि आज एक चाणक्य यूनिवर्सिटी का प्रपोजल आया, उसको हम कायदे से पढ़ेंगे और उसकी भी हम मुखालिफत करेंगे। मुद्दा ये 300 करोड़ कहाँ चला गया जो मुसलमानों के नाम पर आया था, डकार गए ये लोग। मुद्दा ये कि शिवाजी नगर के अंदर हमारे ताजिर भाइयों को इस तरह से मजबूर कर दिया गया कि वो कीचड़ में चलते हैं। आज उस रोड में क्या शिवाजी नगर के एमएलए पैसा खा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ? मेरा ये सवाल है उनके साथ, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कॉन्ट्रैक्टर को पिनलाइज नहीं किया जा सकता था डिले करने के लिए? अगर किया जा सकता था तो किसने रोका? मुद्दे ये हैं। गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल चल रहा है जहां मुस्लिम इलाके में है? इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, पर वो आप लोगों को गुमराह कर देते हैं ताकि मुद्दे पर हम बात ही ना कर पाए। अब हम उनकी बेबुनियाद बातों का जवाब देना छोड़ देंगे और हम मुद्दे की बात पर ही सिर्फ अपना जो आइडियोलॉजी है लड़कर इश्यूज को उठाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि बजट की बात आपने की। बजट में जो है इस वक्त बजट की एक तो बहुत ज़्यादा कटौती हुई है और जितना बजट सैंक्शन हुआ था वो भी रिलीज़ नहीं हो पाया। लोगों तक जो है स्कॉलरशिप बंद हो गई है। ऐसे हालत में एमआईएम क्या कर रही है? एमआईएम तो कोई आवाज़ ही नहीं उठा रही है। देखिए, हमारी जो लीगल टीम है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुकी है। हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, हमने उसको सेंट्रल लेवल पे भी दे दिया है। हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है और उसके अलावा सिर्फ बैंगलोर का, ये मैं आपको एक बता रहा हूँ जो हमने किया है। पूरे इंडिया लेवल पे जो जो बजट कटा गया है उसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब ने आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में। एक मुझे आप बता दीजिए कांग्रेस का एमपी या एमएलए जिसने बजट कटौती के ऊपर आवाज़ उठाई हो। आप जाके जो भी देख रहे हैं नाजरीन, जाकर वीडियो सर्च करिएगा, इम्तियाज़ जलील ऑन बजट कटिंग फॉर माइनॉरिटीज़, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा। नहीं, सारा काम अगर ओवैसी साहब ही करेंगे तो रीजनल लेवल पे क्या काम हो रहा है, स्टेट लेवल पे क्या काम हो रहा है? आप लोगों ने अब तक आवाज़ ही नहीं उठाई। बिना आवाज़ उठाए 4 सीट जीत गए साहब। नहीं, बजट की बात कर रहा हूँ। बजट के ताल्लुक से क्या आपने काम किया? हम एक एक अपनी लड़ाई को धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं। हम एक छोटा सा यूनिट है, ना तो हमारे पास हराम के कमाए पैसे हैं कि भीड़ इकट्ठा करेंगे,